वेलकम ऑन एडुविज एकेडमी। और आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम के मैथमेटिक्स के पेपर 1 के सिलेबस और कुछ टूल्स के बारे में जो कि हमें पढ़ने हैं और हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीजें करनी है। ये फिर हम लोग जानते हैं कि सीटेट के पेपर 1 के सिलेबस के बारे में क्या क्या इसका कंटेंट है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए क्या है कि जब हम सीटेट के पेपर 1 की बात करते हैं, मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चंस में जो 15 क्वेश्चंस का पार्ट होता है वो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है एंड कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल चीजें होती हैं। उनके बारे में हमें जानना है, उनके बारे में हमें सीखना है। और आज के हम इस लेक्चर में आगे कुछ क्वेश्चंस या कोई एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि जो 15 क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट, उनके क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें आगे वीडियोस में, आगे लेक्चर्स में पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहला चैप्टर है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या होती है, ज्योमेट्री क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपके पीवाईक्यू आज तक आए हुए हैं। हम इन सारी चीजों को धीरे धीरे जानेंगे और उनके बारे में प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सी चीजें कैसे हो रही हैं। ओके, देखिए एंड सेकेंड चैप्टर देखिए शेप्स। फिर हम पढ़ेंगे सॉलिड अराउंड अस। फिर जानेंगे हम नंबर्स के बारे में। नंबर्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है कि कैसे हमें फेमिलियरिटी बिल्ड करनी है नंबर के साथ में, कैसे आपको नंबर्स के साथ में खेलना है, ठीक है। कि अभी आज तक आप एकेडमिक्स पढ़ते हुए आए थे, चीजों को आप लाइन बाय लाइन करते हुए आए थे, बट नाउ वी आर फेसिंग द एग्जाम। तो वहां पे हमें कम समय में ज्यादा चीजें कैसे निकालनी है, चीजों को और अच्छे वे में कैसे करना है, ये मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी चीजों को वहां पे कर पाए और यहाँ पे सीख पाए। तो देखिएगा, सीखिएगा। फिर आता है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, फिर बात करेंगे हम डिवीजन की, देन मेजरमेंट आता है, फिर वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग एक क्या पार्ट होता है कि किसी डेटा को हैंडल करना, मतलब कि डेटा को इंटरप्रेट करना, जिसको आप बोलते हो आम बोलचाल की भाषा में डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये भी कुछ पोर्शन है आपके। देन पैटर्न्स एंड मनी। सो दीज आर 14 टॉपिक्स जो कि हम आगे अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जानेंगे, इनके बारे में समझेंगे। एक देखिए कितना अच्छा सा सिलेबस है आपका, और इसके बारे में हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, रेगुलर आपकी क्लासेस रहेंगी। एंड यू कैन फॉलो द चैनल एंड यू कैन जस्ट कमेंट बिलो about the answers of the questions what is mentioned in further. Okay, so हम आगे की तरफ जाते हैं और आगे की तरफ देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट जो अभी मैंने आपको बोला था कि टोटल 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस आपके कैलकुलेटिव पार्ट के हो गए एंड 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेडागोजिकल इश्यूज के आते हैं, जिसमें से क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें हैं, हम इनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। देखिए, तो पहला है, कह रहा है कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, कि मैथमेटिक्स की नेचर क्या है, कि वो क्या कहना चाह रहा है, कि लॉजिकल वे क्या है उन क्वेश्चंस को समझने का, इंटरप्रेट करने का, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। एंड फिर हम जानेंगे कि प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन द करिकुलम, कि जो भी चीजें चल रही हैं, जिस चीज के लिए हम आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें कैसे मैथमेटिक्स को इवॉल्व करना है चीजों में, ताकि जब भी कभी हम आगे अपनी जॉब में या चीजों में जाएं तो हम आसानी से एक दूसरे किसी को, स्टूडेंट्स को ऑफ कोर्स, कैसे हम आसानी से समझा सकते हैं छोटी से छोटी चीजों को। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कि लैंग्वेज को मैथमेटिक्स की कौन सी भाषाएं हैं, कौन सी चीजें हैं, कौन सी लैंग्वेज है जो कि अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। तो हमें इन चीजों के बारे में जानना है, पढ़ना है, छोटी से छोटी चीजों पे फोकस करना है। कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या है। देन फिर हम पढ़ेंगे कि वैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, कि मेथड्स कैसे होते हैं, उनमें फॉर्मल मेथड्स क्या हैं, इनफॉर्मल मेथड्स क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, कि जो टीचिंग्स की प्रॉब्लम क्या होती है, कि क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए, हमें आइडियाज को कैसे मेंशन करना चाहिए, उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। एंड देन एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, कि क्या क्या एरर्स जो आती हैं उनका एनालिसिस कैसे करना है, और अपने मेथड को, अपने टीचिंग मेथड को हमें कैसे अच्छे से अच्छे डिलीवर करना है,
ताकि जो भी स्टूडेंट्स आप आगे जिनको आप पढ़ाएंगे टीच करेंगे वो बेहतर तरीके से समझ सकें, चीजों को आगे लेकर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें, ठीक है। देन लास्ट में this one, that means we need to know about this all kind of syllabus and the nature of these 15 questions. So now we all know that this paper contains 30 questions. The part 1 belongs to what, the calculative part, and the part 2, this is all about the pedagogical issues that we will study, and I will teach you in the further videos. And currently we will start a topic that is mentioned of the first one. This was the geometry. Okay, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा पढ़ने के लिए। तो हम देखिए जानते हैं कि हम क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैथमेटिक्स के बारे में सब कुछ, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या है, चीजें क्या हैं। तो जनरली देखिए मैथमेटिक्स क्या है, चीजों नंबर ऑफ चीजों को आप काउंटिंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। जहां भी चीजों में आप काउंटिंग को इवॉल्व करते हैं वो सारी चीजें क्या है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। जितना भी आप डेटा हैंडल करते हैं वो सब क्या है, मैथमेटिक्स है। आप नए नए शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, आप प्लेसेस के बारे में जानते हैं, आप एरिया के बारे में जानते हैं, आप वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। जितनी भी टर्म्स आती हैं, चीजें आती हैं, दीज ऑल बिलोंग्स टू व्हाट, मैथमेटिक्स। ओके, तो इस ज्योमेट्री में हम देखिए क्या होता है। ये ज्योमेट्री, द वर्ड ज्योमेट्री फाइंड्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो, मींस अर्थ एंड द मेट्री। तो देखिए ज्योमेट्री ये शब्द जो है वो कहां से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये, एक ग्रीक वर्ड है, ओके, जिसका मतलब क्या होता है, अर्थ एंड मेट्री। ओके, मींस टू मेजर, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को मेजर करना। ओके, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीजें हैं जिनका आप मेजरमेंट करते हो, सिंपली हम उसी को क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं ज्योमेट्री। ओके, इट इज एन एंशिएंट ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स स्टडीड बाय द वेरियस सिविलाइजेशंस एट द डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, ये आज कोई नहीं निजात हुई है ब्रांच जो कि हम आज पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स के बारे में या चीजों के बारे में, ठीक है। ये एंशिएंट टाइम से, मतलब कि बहुत पहले से ही चीजें चली हुई आ रही हैं। लाइक कि हम जानते हैं कि ग्रीक लोगों ने सबसे पहले ऑब्जेक्ट और शेप्स को पढ़ा हुआ था और उनके बारे में एक्सप्लेन किया, उन चीजों को उन्होंने क्या किया, फिक्स किया था। तो ये सिविलाइजेशन से, ये सभ्यताओं से चीजें चली आ रही हैं। एंड ईदर दे आर बिलोंग्स फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशंस क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये चीजें आपने पढ़ी होंगी आप हिस्ट्री में, ठीक है। अब इसी देखिएगा, इसी में एक वर्ड आता है इक्विलिप्स। इक्विलिप्स ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ सॉलिड्स एंड द प्लेन्स बेस्ड ऑन द एक्सिम्स एंड द पोस्टुलेट्स गिवन बाय द इजिप्टियन मैथमेटिशियन। ओके, तो यहां पे बोला गया है कि जो ज्योमेट्री आप लोग पढ़ते हैं वो कौन सी ज्योमेट्री है, वो इक्विलिप्स ज्योमेट्री है। और जो इक्लिप्स ज्योमेट्री होती है जिसमें हम शेप्स के बारे में जानते हैं, जिसमें हम चीजों के आकार के बारे में जानते हैं, ओके। और ये कहां पढ़ी गई थी, कहां डेवलप करी गई थी, इजिप्ट में डेवलप करी गई थी, ओके। जिसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, जैसे हम पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, पॉइंट क्या होते हैं। हम लाइंस के बारे में पढ़ते हैं कि लाइन क्या है। हम सर्कल के बारे में जानते हैं कि क्या क्या चीजें सर्कल में आती हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं चीजों को पढ़ने के लिए, ठीक है, क्या क्या टूल्स होते हैं। कर्व्स क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, सॉलिड्स क्या होते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और सीखेंगे और जानेंगे बेहतर तरीके से कि ज्योमेट्री कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है, ठीक है। कि रियल लाइफ में जो चीजें हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे हमें कैसे रूबरू होना है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स। सो जो पहला टर्म है, जो पहली चीज है ज्योमेट्री में, सबसे पहला क्या आता है, वो आता है पॉइंट। क्या आता है, पॉइंट। अब पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट इज ऑल अबाउट पॉइंट। अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अ लोकेशन इन एनी स्पेस। मतलब ये एक फिक्स्ड चीज है। लोकेशन क्या होती है कि कोई एक ऐसी सराउंडिंग, कोई एक सराउंडिंग जहां पे कोई चीज एक फिक्स है, ठीक है। जो चीज फिक्स है एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। कि एक ऐसी फिक्स चीज, ठीक है, जो किसी भी स्पेस में डिफाइंड करी जाए,
फिक्स चीज का मतलब, फिक्स चीज का मतलब क्या है कि एक डॉट, ठीक है, जो क्या किया जाए, एक फिक्स जगह डिफाइंड किया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट। देखिएगा यहां पे अभी मैं कुछ यहां पे मेंशन कर रहा हूं, तो ये क्या है, ये एक पैनल है, एक जस्ट बोर्ड है, ओके, जिसको आप देख रहे हैं, और यहां पे देखिए ये चीज मैंने फिक्स की है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट, ओके। सो किसी भी लोकेशन में किसी पॉइंट को फिक्स करना, किसी डॉट को फिक्स करना, किसी लोकेशन को डिनोट करना, ये क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। सिंपल सा टर्म है, ठीक है, किसी भी लोकेशन में एक प्लेस को फिक्स करना पॉइंट है, ओके। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन स्लाइड, फॉर द नेक्स्ट वन थिंग्स, ओके, फर्स्ट सी दैट, नेक्स्ट में देखिएगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट के बारे में। हमने बात की थी पॉइंट क्या था, कि पॉइंट एक फिक्स्ड चीज थी, ठीक है। अब हम पॉइंट के बारे में आगे सारी चीजों को जानते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कैसे हमें चीजों को करना है, कैसे हमें आगे लेके जाना है और आगे पढ़ना है इन चीजों को, ओके। तो हमने पॉइंट के बारे में जान लिया है, दिस वाज द फिक्स्ड पॉइंट, ओके। सो नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। क्या है नेक्स्ट चीजें, देखते हैं। नेक्स्ट है लाइन। तो दूसरा जो टर्म हमें पढ़ना है, दूसरा जो टर्म हमें जानना है, वो क्या होता है, लाइन। देखिए लाइन क्या होता है, अ लाइन हैज नो थिकनेस, कि मतलब उसको आप जनरली मेजर नहीं करते हैं, उसकी जो थिकनेस होती है उसको हम मेजर नहीं करते हैं, एंड कैन एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन द बोथ डायरेक्शंस। द लेंथ ऑफ अ लाइन इज अनडिफाइंड एंड इट कैन हैव इंडेफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। मतलब देखिए क्या है कि ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, जब आप पॉइंट्स को क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं, देखिए नंबर ऑफ पॉइंट को हम अभी क्या कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ पॉइंट, ठीक है, कि जब आप पॉइंट्स को मिला देते हैं, देखिए जब आप पॉइंट्स को मिला देते हैं और दोनों साइड में आप कितना भी इसको बढ़ा सकते हैं, ओके, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाता है लाइन। इसको क्या बोलते हैं, लाइन। सो लाइन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। जब आप इनफाइनाइट पॉइंट्स को आपस में मिलाते हो तो आपको क्या मिलता है, तब आपको मिलती है एक लाइन। तो आपको क्या मिलता है, तो आपको मिलती है एक लाइन, ओके। तो हम देखते हैं आगे की चीजों के बारे में हम कैसे जानेंगे। तो लाइन की थिकनेस क्या होती है, लाइन हैज नेग्लिजिबल थिकनेस, ठीक है, कि बहुत ही माइन्यूट थिकनेस होती है इसकी, और एक लाइन को दोनों डायरेक्शन में आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर इनफाइनाइट होता है। कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है, ओके। सो नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट वन स्लाइड, नेक्स्ट वन थिंग्स। चीजों के बारे में हम जानेंगे, चीजों के बारे में हम देखेंगे। देखिए क्या होता है, अभी हमने जाना था पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो पॉइंट्स के बारे में ये जाना था, तो आप बोलेंगे कि सर आपने अभी बात करी थी कि जो पॉइंट था, कि जो पॉइंट था, तो पॉइंट क्या था, देखिए कि अभी आपने बोला था कि एक लोकेशन में कोई फिक्स्ड जगह, कोई एक स्पेस में जो एक फिक्स्ड प्लेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट। अब इसी पॉइंट में देखिए क्या क्या चीजें जो हमें आगे पढ़नी है, आगे हमें जानना है। देखिए क्या है जो हमें जानना है, वो जानना है कोलिनियर पॉइंट्स एंड द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। देखिए इफ 3 or more points lie on a straight line, then the points are called collinear points। कह रहा है कि 2 से ज्यादा पॉइंट्स जब एक ही लाइन में, जब एक स्ट्रेट लाइन में, देखिए 2 से ज्यादा पॉइंट कहां पे, जब 2 से ज्यादा पॉइंट में, जब 2 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में मिले, तो उनको हम देखिए कैसे लिखते हैं, जैसे कि ये एक लाइन है, समझ पाए, अभी आपने सीखा लाइन, इसकी नेचर कैसी है, इनफाइनाइट है, ठीक है। अब ये जो इनफाइनाइट है, इसमें हम बात करते हैं पॉइंट्स। देखिएगा एक पॉइंट, ओके, हम यहां पे पॉइंट की बात करते हैं,
देखिए ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट, ओके, यहाँ पे देखिए पांचवा पॉइंट, ठीक है। जब ये सारे पॉइंट्स देखिए बिल्कुल आप जब इनको आप ज्वाइन करते हैं एंड देन यू ऑब्टेन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इट इज सेड टू यू हियर कि जब 3 या इससे ज्यादा पॉइंट, ओके, एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, जिनको ज्वाइन करने में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिले, तो उन पॉइंट्स का नेचर कैसा होता है? उनका नेचर होता है कोलिनियर। कैसा होता है? देखो ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था। सपोज करिए ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था। तो ये सारे के सारे जो आप अभी पॉइंट्स देख रहे हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट्स है, ये कैसे पॉइंट्स हैं? ये सारे के सारे आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ओके, confirm. So the definition is what? If 3 or more points lie on a straight line are said to be collinear points. Okay? सेम हम जानते हैं इसी के अगले पार्ट के बारे में कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। देखिएगा इन चीजों के बारे में हमें जानना है। देखिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इफ द ग्रुप ऑफ पॉइंट्स डोंट लाई ऑन द सेम लाइन, कह रहा है कि ऐसे पॉइंट्स का ग्रुप जो कि सेम लाइन पे नहीं लाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे यहां पे हमने बात करते हैं पी पॉइंट की, यहां पे हम बात कर रहे हैं ये क्यू पॉइंट की, यहां पे हम बात कर रहे हैं आर पॉइंट की, ये एस पॉइंट, ये टी पॉइंट, ये यू पॉइंट। तो देखिए सारे के सारे पॉइंट्स कैसे हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, अलग अलग हैं। तो इनको किस टर्म के साथ में जानेंगे? These are said to be non-collinear points. उनको हम क्या बोलते हैं? Non-collinear points बोलते हैं। Okay? So this is all about your point, line, and further we are studying about point, collinear points. Collinear points ऐसे points जो 3 या 3 से ज्यादा एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में आते हैं, जिनको आपको ज्वाइन करने पर एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर। अब वही पॉइंट्स अगर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो, कहीं भी हो, ठीक है, एक्स वाई जेड कहीं भी हो, और जिनको ज्वाइन करने पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ना मिले, तो वो क्या कहलाते हैं? वो सारे कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, सो वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, तो देखते हैं कि आगे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें मेंशन है यहाँ पे। देखिए अब हमने जान लिया पॉइंट के बारे में, हमने जान लिया पॉइंट में क्या क्या चीजें हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। हमने लाइन के बारे में जाना कि लाइन कैसा नेचर रखता है, ये इनफाइनाइट नेचर रखता है। आप इसको दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। जब आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को आप साथ में एक लाइन पे रखते हैं, तो एक प्लेस पे रखते हैं, तो क्या ऑब्टेन होता है? एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होता है बिकॉज ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, okay, then we can find a straight line. And when the points are the non-collinear, then we can't form a straight line. Okay, so this is all about your collinear points, non-collinear points, and the line. And further we are moving to learn about the basic tools of the geometry. कि क्या क्या बेसिक चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके, तो देखिएगा क्या क्या चीजें हैं इसमें। सबसे पहले बात यहां पे करी जाती है कि लाइन सेगमेंट की। देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट मतलब किसी का एक टुकड़ा, किसी का एक पार्ट, ठीक है, सेगमेंट। अब लाइन की बात करता है तो सबसे पहले तो लाइन आएगी यहां पे, देखिए, तो आप बोलोगे कि सर ये लाइन है। अभी आपने पढ़ा कि लाइन को दोनों साइड आप बढ़ा सकते हो, कहीं से भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब इसी लाइन में क्या किया गया, देखिएगा, अब इसी लाइन में हमने क्या किया है, ठीक है, कुछ जो पार्ट्स थे वो हमने क्या किया आपको बताया। जैसे कि आप ये जानते हैं, ये लाइन कंफर्म, यहां पे एक पॉइंट ए था, यहां पे एक पॉइंट बी था, ठीक है। इस फिक्स्ड पोर्शन को हमने क्या किया, अलग कर लिया। फिक्स्ड पोर्शन को हमने क्या किया, अलग कर लिया।
ये रहा आपका पॉइंट ए और ये रहा आपका पॉइंट बी। श्योर? ओके, देखिएगा। तो ये क्या थी? ये हमारी एक लाइन थी एल। अब इस एल वाली लाइन में से हमने एक पोर्शन ए बी, जो पोर्शन है वो काट के अलग कर लिया, ठीक है? तो ये ए बी किसका पार्ट है? ये ए बी पार्ट है हमारी एल लाइन का, है कि नहीं? ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन का क्या है? एक पार्ट है। तो लाइन सेगमेंट की प्रॉपर्टीज में देखिए क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें हमें जानना है। तो देखिए, लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही क्या रहता है? लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही पार्ट रहता है। लाइन सेगमेंट क्या रहता है? कि लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही पार्ट रहता है, ठीक है? लाइन सेगमेंट जो होता है हमारा, वो लाइन का ही एक पार्ट रहता है। Confirm? Okay. So now this was your P, this was your Q. ये दोनों पॉइंट्स मैंने अभी आपको ए बी लेके बताया। तो पी क्यू क्या है? पी क्यू एक लाइन सेगमेंट। ओके, कंफर्म? तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी तो लाइन सेगमेंट की आपकी होती है कि ये फिक्स्ड लेंथ होती है। क्या होता है? फिक्स्ड। कंफर्म मींस आप इसको फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे अभी लाइन का नेचर आपने जाना कि लाइन को आप क्या कर सकते हैं? दोनों डायरेक्शंस में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो लाइन सेगमेंट की प्रॉपर्टी क्या हुई कि एक लाइन का एक पोर्शन होता है, पार्ट होता है, जिसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, और इसकी जो लेंथ होती है वो कैसी होती है? वो फिक्स्ड होती है। ओके, अब हम जानते हैं रे के बारे में कि देखिए रे के बारे में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमें जानना है रे के बारे में। देखिएगा, रे क्या होती है? आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में, जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं, सुबह सुबह देखा होगा आपने, सन निकलता है और उससे लाइट आती है आपके अर्थ के ऊपर, ठीक है? तो आप क्या देखते हैं कि ये किसी सोर्स से लाइट आती है, ठीक है? जब किसी सोर्स से चीजें एक डायरेक्शन में जाती हैं तो उस सेगमेंट को, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम रे। ओके, तो रे का नेचर क्या होता है? रे हैज अ फिक्स्ड पॉइंट। एक क्या होता है? अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट, समझ पा रहे हैं? ठीक है। एंड इट ट्रेवल इनफाइनाइट, और ये इसकी नेचर कैसी है? ये इनफाइनाइट है। तो इसमें क्या आप सीख सकते हैं, क्या आप जान सकते हैं? रे हैज अ फिक्स्ड पॉइंट। जिसका ओरिजिन पॉइंट होता है वो क्या होता है? वो फिक्स होता है, बिकॉज सन क्या है? फिक्स है। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्लेन। अब देखिए प्लेन क्या होता है? ये प्लेन है, देखिए okay. This total region is known as plane. Confirm? जहां पे हम मैथमेटिक्स में अपने दोनों कोऑर्डिनेट, देखिए अभी हम कोऑर्डिनेट के बारे में जानेंगे, क्या क्या चीजें कैसे होती हैं, इवॉल्व होते हैं, जहां पे हमारे दोनों कोऑर्डिनेट्स इवॉल्व होते हैं। मतलब जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन मैथमेटिक्स में इवॉल्व करते हैं तो उनके बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं? प्लेन, ठीक है? तभी पहले आपने सीख रखा होगा कि जो एक्स एक्सिस होती है इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाली, और इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तब आप लिखते थे ऐसे, ये पॉइंट्स लिखते थे आप, पहले एक्स लिखते थे, देन कॉमा लगाते थे, फिर वाई लिखते थे ऐसे करके, ठीक है? तो ये कौन सा प्लेन हो गया? ये हमारा हो गया एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन हो गया? ये हमारा हो गया एक्स वाई प्लेन, ठीक है?
तो देखिएगा इन चीजों के बारे में हम जानते हैं कि चीजें हमें कैसे करनी है। देखिए अभी हमने बताया आपको, देखिए क्या क्या है। ठीक है, मैंने आपसे ये बोला कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और इसके बीच का जो पोर्शन आप देख रहे हो, इस वाली एक्स वाली लाइन के ऊपर का जो पोर्शन, और जो वर्टिकल लाइन, ये जो खड़ी हुई लाइन है, स्ट्रेट जो लाइन है, जो वाई लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो पूरा का पूरा एरिया आएगा, जितना भी एरिया आप लेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। अब ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आ रहा है, तो ये कौन सा प्लेन होगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई। कौन सा प्लेन हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इसीलिए हम इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम x, फिर क्या करते हैं y। ठीक है, जब हम पॉइंट्स, जब हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अभी हमने सीखा था पॉइंट्स के बारे में कि पॉइंट क्या होते हैं और कैसे हम इनको डिनोट करते हैं या क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो देखिएगा मैंने आपको बोला था कि एक ऐसी स्पेस जिसमें कोई चीज फिक्स हो उसको हम बोलते हैं पॉइंट। देखिए यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे कुछ डिस्टेंस के ऊपर, देखिएगा कुछ डिस्टेंस के ऊपर मैंने ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, मैं y एक्सिस पे गया, यहां पे कुछ डिस्टेंस के ऊपर मैंने ये पॉइंट ले लिया। सपोज करिए कि ये क्या था, ये 3 सेंटीमीटर दूर था यहां से, ओके, और ये 2 सेंटीमीटर दूर था यहां से। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर आप इस वाली रीजन की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, श्योर। तो इस वाले रीजन की बात करने का मतलब है, अभी मैंने बोला सबसे पहले आपने क्या लिखा, x, फिर क्या लिखा 2। ठीक, तो ये जो पॉइंट यहां पे आपने ऑब्टेंड किया है, मतलब ये वाला पॉइंट सपोज करिए जो a पॉइंट है, वो a पॉइंट क्या कंटेन कर रहा है, वो 3 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और 2 सेंटीमीटर वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो जो पॉइंट है, जो a है, वो एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस x एक्सिस से 3 सेंटीमीटर और y एक्सिस से कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x एक्सिस को हम किस नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, और जो y एक्सिस होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, वर्टिकल एक्सिस। किस नाम से जानते हैं, वर्टिकल एक्सिस। ओके, और एक नया नाम दिया गया इसको, x एक्सिस को और y एक्सिस को, वो उस नाम के बारे में भी हम जानते हैं कि क्या नाम है। ठीक है, आपने इससे पहले भी जान रखा होगा y एक्सिस क्या होता है और x एक्सिस क्या होता है। ठीक है, चलिए हम सीखते हैं आगे चीजों के बारे में, जानते हैं आगे चीजों के बारे में। तो हमने अभी जान लिया प्लेन के बारे में, हमने जाना रे के बारे में, हमने जाना लाइन सेगमेंट के हमने बारे में जाना, एंड नाउ वी आर मूविंग फॉर टाइप्स ऑफ लाइंस, कि लाइन के क्या क्या टाइप्स हैं। ओके, तो देखिएगा लाइन के कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन में, आपका आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन आती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने जस्ट अभी आपसे बात करी कि जब मैंने एक्सिस को बनाया, इस वाली, ये था, ये था। ठीक, दिस, ये था आपका x और ये था आपका y। ठीक है, और इसके बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं, प्लेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो x और y के बीच का रीजन है वो प्लेन लाइन है। जब लाइन जस्ट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है तो उसको हम किस किस फॉर्म के नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से जानते हैं। मतलब दिस इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल लाइन। कंफर्म, व्हेन द लाइन इट्स इन वर्टिकल पोजीशन, जब एक लाइन एक वर्टिकल पोजीशन में होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, दिस वाली, दिस वाली, मतलब ये वाली लाइन।
ठीक है, उसको किस लाइन से नाम से जानते हैं? वर्टिकल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब ऐसी लाइंस जो क्या करें? इंटरसेक्ट करें। ठीक है, तो इंटरसेक्ट कब करेंगी? जब दो या दो से ज्यादा लाइन होंगी। ठीक है, देखिए अब हम बात कर रहे हैं जैसे ये एक्स लाइन और ये वाई लाइन, ये दोनों किसी एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही थी, तो ये दोनों कैसी लाइन हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। अब हम बात करें, ये एक लाइन है एल, इसको हमने नाम दे दिया एल, ये एक लाइन है, इसको हमने नाम दे दिया एम। तो ये दोनों कौन सी लाइन है? ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं, हम बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो देखिएगा ये परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को क्या करें? इंटरसेक्ट करें 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, तो उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? उन लाइंस को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ओके, तो ये लाइन कौन सी कहलाएगी? ये लाइन सपोज करिए ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, तो एल है वो जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? एम के ऊपर। ओके, नेक्स्ट वन, तो आगे की तरफ हम देखते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, आगे के बारे में हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस। अब देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अच्छे से। तो देखिए पैरेलल लाइंस क्या कहता है कि तो ऐसी लाइंस का पेयर जिनके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज सेम हो, मतलब ये वाली डिस्टेंस जो गैप आप देख रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो गैप हो वो हमेशा और हमेशा सेम हो, चाहे आप कितना भी इसका बढ़ा दें। ओके, अब कितनी भी लेंथ आप दोनों साइड में एक्सटेंड कर दीजिए, दिस वन, आप इधर करिए, आप बाहर चले जाइए फ्रेम से। ओके, इनफाइनाइट कॉपी भर जाएगी आपकी। ओके, सो जब दो लाइन के बीच की डिस्टेंस सेम हो तो उन दोनों लाइंस को हम किस नाम से जानते हैं? पैरेलल लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उनको किस नाम से जानते हैं? पैरेलल लाइन के नाम से जानते हैं। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है वो एक्सट्रीम एंड्स पे, मिड में और दूसरे एक्सट्रीम एंड्स पे हमेशा और हमेशा सेम ही रहती है किसी भी पॉइंट्स पे, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम पैरेलल लाइंस के नाम से जानते हैं। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट, देखते हैं कि आगे क्या क्या चीजें मेंशन है, आगे क्या क्या है। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, अब हमने लाइंस के बाद में हमने क्या जाना? लाइंस के बाद में हमने जाना कि क्या नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगल्स। ठीक, तो देखिए एंगल्स में क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए बेसिक आपने तो नॉलेज होगा एंगल्स के बारे में कि क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या जाननी है। देखिए जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर जाके मिलती है, ठीक है, when two line intersect or meet at a fixed point, okay, that point is said to be vertex, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक, जब ये दोनों लाइन से एक दूसरे को एक पॉइंट पे मिलती हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, अब देखिए जो एंगल होता है, एंगल कैसे बनता है? देखिए जब किसी लाइन का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में होता है? एंटी क्लॉकवाइज। अभी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है? ये देखिए ये क्लॉक है, यहाँ पे 12 बजे, यहाँ पे 6 बजे, यहाँ पे ऐसा होगा। जब आप इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हो? क्लॉकवाइज। ठीक, जब आप उल्टी डायरेक्शन में मूव करते हो, मतलब ऐसे मूव करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। समझ पा रहे कि नहीं? कंफर्म? ओके, सो जब किसी लाइन का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम उससे क्या फॉर्म होता है? उससे फॉर्म होता है एंगल। व्हेन द टू लाइंस मीट एट अ फिक्स्ड पॉइंट
एंड दिस पॉइंट इज सेड टू बी वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्टेक्स। अब ये जो दोनों लाइन है, इन दोनों लाइंस को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आर्म। क्या बोला जाता है? आर्म। इस हिस्से को बोलेंगे आर्म, इसको क्या बोलेंगे? आर्म। ओके, कंफर्म। सो मींस व्हेन टू रेज, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन टू रेज कंबाइन, ओके, एंड दे प्रोड्यूस व्हाट? एन एंगल। उसको हम किस नाम से जानते हैं? एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम फर्दर एंगल के बारे में तो जान गए कि जब एक लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसका मूवमेंट होता है और जो फिगर फॉर्म करती है, वो फिगर क्या कहलाता है? वो फिगर कहलाता है एंगल। अब एंगल में देखना है हमें कि क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस टाइप के एंगल्स होते हैं, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, वो हम चीजों के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, ये क्या क्या है आगे नेक्स्ट में देखिएगा। देखिए अगला टॉपिक क्या था? एंगल्स। अब एंगल्स के बारे में हमें क्या क्या जानना है? मैंने अभी आपको बोला किसी भी लाइन का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, उससे जो फॉर्मेशन बनता है वो फॉर्मेशन क्या कहलाता है? वो फॉर्मेशन कहलाता है एंगल। उससे जो फिगर बनती है उसको हम बोलते हैं एंगल। कि जब कोई लाइन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करती है, ठीक है, और उससे कोई फिगर जनरेट होता है, उस फिगर को हम नाम देते हैं एंगल। ओके, और जो जब एक एंगल बनता है तो उसमें देखिए कौन कौन सी चीजें फिक्स होती हैं। तो देखिए इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और जो लाइंस आप देख रहे हैं उनको बोलते हैं आर्म। ठीक, इसको बोलते हैं आर्म। समझ पा रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, अब ये हो गया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्यूट एंगल के बाद आगे देखिए, एंगल्स के बाद में हम बढ़ते हैं सबसे पहले एक्यूट एंगल पे। ठीक है, अब देखिए कि एक्यूट एंगल क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहला है एक्यूट एंगल। देखिए हम जानते हैं ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से ज्यादा हो और 90 से कम, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम एक्यूट नाम से जानते हैं, एक्यूट। ओके, नेक्स्ट में देखिए, जितना भी एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। जैसे मैं आपसे पूछूं 30 डिग्री, you will say this is an acute angle. If I will talk about 45, this is all about your acute. 60 acute, 78 acute, 55 acute। तो क्या हो गया? EDC। तो ऐसे एंगल जो कि 0 डिग्री से बड़े हो और 90 से छोटे हो उनको किस नाम से जानते हैं? एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। So the next one part is right angle। तो देखिए राइट एंगल क्या होता है कि एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट फिक्स होता है। ओके, एंड क्या होता है? वो फिक्स्ड है, मेजरमेंट 90 डिग्री। कि ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ओके, सो नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है? देखिए ऑब्ट्यूज एंगल, अभी हमने जाना कि जब 0 से 90 मूव करते हैं, ठीक है, उसके बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। सो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? देखिए ये एक आर्म हो गई, आप बोलेंगे ये एक एक्यूट एंगल होगी जो अभी आपने सीख रखा, ये आपने 90 डिग्री सीख रखा। कंफर्म? अगर हम इस पॉइंट की बात करें, एक वर्टेक्स, इसको O कहते हैं, इसको X कहें, इसको Y कहें, इसको P कहें। ओके, और ये एक रे जा रही है जो कि Q है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल
ऐसे एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से जानते हैं। ओके, सच एज लाइक 100, 110, 115, 105। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, एंड द नेक्स्ट वन पार्ट दैट इज मेंशन्ड हियर, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? आपने भी पढ़ा था स्ट्रेट लाइन। ओके, एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट बिल्कुल स्ट्रेट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। सो स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है? 180 डिग्री। कंफर्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम जानते हैं रेफ्लेक्स एंगल के बारे में। अब देखिए रेफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये एक लाइन, ओके, ये एक एंगल है। तो आप कहेंगे कि सर यहां पे तो आपने ऑब्ट्यूज एंगल बना के और एक्यूट एंगल बना के रखा हुआ है। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। देखिए, ओके, अब रेफ्लेक्स एंगल का दूसरा नाम होता है अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल, देखिएगा तो अपोजिट एंगल क्या है? मतलब ये जो एंगल अभी आप देख रहे हैं एक्यूट एंगल, ठीक है, इसका अगर हम अपोजिट की बात करें, मतलब इस वाले सर्कल की बात करें, इस वाले पॉइंट की बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेफ्लेक्स एंगल। रेफ्लेक्स, ओके। जैसे कि मैं अभी आपसे पूछूं कि 45 डिग्री का आपको रेफ्लेक्स एंगल बताना है, कैसे बताएंगे आप? देखिए, तो अभी आपने देखा कि इस पोर्शन को अगर आप ऐड करते हैं, ये वाला पोर्शन, तो ये एक कंप्लीट एंगल बनाएगा, मतलब एक सर्कल बनाएगा, एक सर्किल बनाएगा। और एक सर्कल क्या कंटेन करता है? 360 डिग्री करता है। ओके, तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए क्या करना होता है? 360 डिग्री माइनस ऑफ गिवन एंगल, मतलब 45। देखिए कितना बचेगा? दिस इज गोइंग टू बी 350। तो 315 क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अभी यहां पे हमने बात करी कंप्लीट एंगल। कंप्लीट मतलब पूरा एंगल, मींस अ सर्कल। ओके, तो इसका मेजरमेंट कितना होता है? 360। कंफर्म। सो नाउ वी विल revise again. 0 degree means have the measurement 0. Acute angle greater than 0 and less than 90. Obtuse angle greater than 90 and less than 180. Okay, and then your right angle have a fixed measurement of 90 degree. Reflex angle, that is the opposite angle, okay, of the given one. Okay, next complete angle means a complete circle, 360 degree. Now we will move on the next one slide. ओके, एंगल्स में ही एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट है? देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल्स आपने कई बार पढ़ रखा होगा पहले भी, ठीक है। तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल? तो देखिएगा, व्हेन द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 मिल जाए। तो देखिए, सपोज करिए कि कोई एक एंगल ए है, एक दूसरा एंगल बी है, और दोनों को ऐड करके हमें अगर 90 मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिएगा, दिस इज एन एक्यूट एंगल, ठीक, ये 30 डिग्री का एक्यूट एंगल, एंड दिस इज एन एक्यूट एंगल,
ऑफ मेजरमेंट 60, ठीक है। अब इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें, एंड इफ वी ऑब्टेन 30 प्लस 60 90 डिग्री, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एक एंगल दूसरे का क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। व्हेन यू आर एडिंग टू सेपरेट एंगल्स एंड यू आर गेटिंग अ मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री, these angles are said to be complementary angles, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है? आपको एक एंगल दे देगा 60 डिग्री, आपसे पूछ लेगा इसका आप बताइए जो दूसरा है एंगल वो क्या होगा। एंड नाउ यू ऑल नो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट 60 डिग्री plus any other angle we don't know, and this is 90 degree, so of course we can get here confirm। देखिए एक 70 डिग्री आपको दे के रखा है, अब इसका आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, देन सम ऑफ these two angles should be 90, so 90 minus 70 is 20, तो 20 70 का क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जाना कि जब दो सेपरेट एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बट हियर व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, एक एंगल ए है एक एंगल बी है और दोनों का सम 180 डिग्री है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, जैसे कि सपोज दिस इज 110, सो 110 का नेचर कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल, ओके, एंड वी नीड टू ऐड सम एंगल वी डोंट नो एंड द सम इज 180। तो देखिए x क्या आ जाएगा? 180 माइनस ऑफ 110, 70, so 70 will be an supplementary angle of 110। Okay, so when the sum of measures of two angles is 180 degree, the angles are known as supplementary angles। Okay, next, अब देखिए नया कॉन्सेप्ट है, क्या है देखिए, two adjacent angles, two non-overlapping angles are said to be adjacent angles if they have, okay, what they have? They have a common vertex, okay, they have a common arm, and the non-common arms are either side of the common arm so that their interiors don't allow overlap। Okay, so these are said to be what? These are said to be your adjacent angles। Okay, next one, next concept is all about your linear pair। What is the linear pair? A pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays, these are said to be what? These are said to be linear pairs। Sum of two angles in a linear pair is 180 degree। देखिए क्या कैसा है, क्या क्या है, ये एक एंगल है, this is a 60 degree confirm, and now this measurement is all about your one। So when you are getting sum of these two angles, means 120 degree and 60 degree, they will form a straight line, and this straight line is said to be linear। उसको हम क्या बोलते हैं? Linear pair। Confirm। Okay, so a linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays। Okay, non-common sides are opposite rays, this is the common side, ये वाली common side हो गई कि नहीं हो गई? common rays। Okay, and this is known as non-common side। Okay, so this is all about your linear pair।
Next. Now we will learn about the vertically opposite angles. कि vertically opposite angles क्या क्या चीजें होती हैं, क्या होता है? देखिए, when two lines intersect, the opposite angles are equal. These angles are known as vertically opposite angles because they are opposite each other at the vertex. देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, ये एक आर्म होती है, ये एक आर्म होती है, ये एक वर्टेक्स होता है. देखिए, अब हमने क्या किया, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे. ओके, सो देखिए, ये वाला जो एंगल है, दिस वन एंगल इज अपोजिट ऑफ दैट. व्हेन यू आर सीइंग अ साइन ऑफ दिस क्रॉस, ओके, और उनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अपोजिट एंगल्स. और ये एंगल्स कैसे होते हैं? ये एंगल्स ऑलवेज और ऑलवेज इक्वल होते हैं. When the two lines intersect, the opposite angles are equal. अगर ये x डिग्री है तो ये वाला भी क्या होगा? x डिग्री. अगर ये वाला एंगल देखिए y डिग्री है तो ये भी क्या होगा? y डिग्री होगा. So these angles are classified as or known as vertically opposite angles. So now we know the concept of the linear pair and vertically opposite angles. So vertically opposite में क्या हमें याद रखना है कि जो एंगल्स होते हैं वो क्रॉस का साइन बनाते हैं और इनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो इक्वल होते हैं. ओके, नेक्स्ट, identify. Yeah, now this is the part of question. Now you need to identify two pairs of adjacent angles. What are the adjacent angles are mentioned in the given figure? Okay, थ्री लीनियर पेयर्स. आपको तीन लीनियर पेयर बताने हैं. मैंने अभी आपको क्लासिफाई किया कि लीनियर पेयर क्या होता है, बताया मैंने लीनियर पेयर. ओके, व्हेन यू आर एडिंग टू एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स, कि दो एंगल्स जिनकी एक वर्टेक्स कॉमन हो, ठीक है, और दूसरी आर्म कैसी हो? दूसरी नॉन कॉमन आर्म हो, और जिनका सम क्या हो? 180 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर. मींस 180 डिग्री. Okay, so you will have to find the linear pair and the two pairs of vertically opposite angles. This term, vertically opposite angles, means this cross you need to find, and the opposite angles of these are said to be what? Opposite angles. So you need to mention in the comments section the answers of this following question. And now we moving for the next one, that find the values of the x, y, z in each of the following. So how we are going to deal with this question? Just see. So you suppose that this is what? This is the point O. This is the point X. This is the point not X. This is the point Z. Z is also being given. Just Q. This is a P. Okay. This is R. This is S. This is T. So you can say how we are going to find the value of x, this y, this z. So you are seeing here P, O, Q as a straight line, and I already told you a straight line means 180 degree. So how many parts we are dividing it? We are dividing it into three parts. पहला पार्ट ये, देखिए दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, ठीक है. तो पहला पार्ट means this 40 degree. We are adding x degree. Next 25 to get 180. So 40 and 25 is going to be 65. 180 minus of 65. This is your 5 and this is your going to be 1. So 110, 115 we will get. Confirm. So 115 plus 40 plus 25. Okay, so this is said to be what? 180 degree. तो आप देख रहे हैं POQ, ये क्या है? लीनियर पेयर हुआ कि नहीं हुआ? Okay, so in that way we can find the values of what? X, Y and Z. So find and mention in the comment section what is the value of X, Y and Z. Next one. And the next concept is transverse angle. What is the concept of transverse angle? Just see.
transverse angles and angles made by the transversal. First of all, we must have to know about a transversal line. What is a transversal line? Transversal line in geometry passes through two lines. दो लाइन से होके गुजरती है in the same plane at two distinct points. देखिए, ये एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है. ओके, इन दोनों को पास करते हुए जो लाइन गुजरती है, कट करते हुए जो लाइन गुजरती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स. ये एक एल लाइन है, ये एक एम लाइन है. ओके, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा. क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन. ओके, सो नाउ तो एंगल्स क्या होंगे? देखिए, व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन कट्स टू पैरेलल लाइंस, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को क्या करती है? कट करती है. ठीक है, सेवरल एंगल्स आर फॉर्म्ड by these two intersections, so are called transversal angles. तो उनको क्या बोलते हैं? हम ट्रांसवर्सल एंगल बोलते हैं. जैसे कि this, that, this, देखिए, when a transversal line cuts two parallel lines, the number of angles formed by that transversal line are 8. Count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is important to know the total number of angles formed by a transversal line. 8. कितने? 8. Okay. So the next one thing, transversal line and angles made by transversal line. So this is the new topic. We need to know about the transversal. So a transversal line in a geometry passes through two lines in the same plane at the two distinct points. देखिए, कह रहा है कि जब एक लाइन दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे कट करती है, अलग अलग पॉइंट से पास होके जाती है, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन. ओके, सो जब लाइन ट्रांसवर्सल दो लाइन को पास करके गुजरती है, देखिए, तो क्या होता है? तो बनते हैं कुछ एंगल्स. उसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे क्या बनते हैं? कुछ बनते हैं एंगल्स. और उन एंगल्स को किस नाम से जानते हैं? उन एंगल्स को हम जानते हैं ट्रांसवर्सल एंगल के नाम से. देखिए क्या होता है? When a transversal cuts two parallel lines, several angles are formed. These two intersections, so these are known as transversal angles. देखिए, means this angle, this angle, this angle, that. Like this is 1, 2, 3, 4, 5, this 6, this 7, this 8. So what we need to remember, when two parallel lines are there and a line cuts these two parallel lines, and that line is known as transversal line, and the total number of angles are formed by a transversal line are 8. So this we need to remember about the total number of transversal angles. Okay, total number of angles formed by a transversal line are 8. Okay, so the next one thing that we are going to learn about this, that when the transversal cut two parallel lines, we have the following interesting relationships. What kind of things are there? Each pair of the corresponding angles are equal. See, these are known as parallel lines. We all know now. This is known as transversal line. Angles formed 1. This is 2. This is 3. This is 4. 5. 6. 7. That is 8. Okay.
So each pair of corresponding angles are equal. So the first one point is really very important. We must have to know about this one term, corresponding angles. Each pair of alternate interior angles are equal. Okay, and each pair of interior angles on the same side of the transversal line are supplementary. This one word means sum of these angles are 180. So we are moving on the first point. Each pair of corresponding angles are equal. So first of all, we must have to know about the corresponding angles. So first line is really very important. This one down. Corresponding angles. So now we all know that when two lines are parallel and there is a one transversal cutting it on two distinct points, so total number of angles are formed are 8. That now we know. Okay, and the first point that we need to remember, that is the corresponding angles. So what are the corresponding angles that we need to remember? What are the corresponding angles? So just see and I will just explain it to you. Like this kind of means this angle 1, okay, and this 5 are said to be what? Are said to be corresponding angles. So now we all know about the transversal line, and the total number of angles formed by a transversal are 8. Okay. So the first one point was that each pair of corresponding angles are equals. What are the corresponding angles? Corresponding angles are just like this 1 and 5, 4 and just what? 8. These are said to be what? These are said to be corresponding angles. Confirm? Okay. So 1 should be equals to 5 and 4 should be equals to what? 4 will be equals to this 8. So angle 1 is equals to angle 5. Angle 4 is equals to angle 8. And these are said to be what? These are said to be corresponding angles. Confirm? Next. So each pair of alternate interior angles are equal. So see, each pair of alternate interior angles. See, so this angle, alternate interior, what are the alternate interior angles? The formation of Z-like structure. When we have a formation of Z-like structure, these angles are said to be alternate interior angles. I will just brief you about this. This is a line. This is any other, and a transversal is intersecting it. Total number of angles are formed 8. This is 1. This is 2. This is 3. This is 4. 5, 6, 7, 8. This is L line. This is M line. This is a transversal. तो जो 8 एंगल्स बने, सबसे पहला उसमें मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा? Corresponding angles. So what are the corresponding angles? Like angle 1 should be equals to what? Angle 5. Confirm. If we will talk about angle 4 and angle 8, these angles are said to be what? Corresponding angles. Confirm. And the second one point, what was the second one point? See, second one point, each pair of alternate interior angles are equal. And what are the alternate interior angles? See, what are the alternate interior angles? If we have a formation of Z-like structure, what is the Z-like structure? See,
this one, this one. These are known as angle this and angle that, or what? Are interior angles, alternate interior angles. So just see about that. Alternate interior angles means angle 3 and angle 5 are said to be alternate interior angles. Confirm. Okay. And angle 2 in the same way, angle this one, you can see this one is it 2 and 8 or what? These are the alternate interior angles. Confirm. Okay. So the next one thing, next one. So the first question is that if two complementary angles are in the ratio of 4:5, then find the angles. So now you all know about the complementary angles and the supplementary angles. Okay. So what kind of sum was there? You need to recall and solve the following this one question and mention the answer in the comment section. So today what we discussed, today I just taught to you about the geometry and some fixed kind of structures and things like the points. Then we studied about the line, then the line segment, then after that we just studied about angles. Okay, in angles I just taught to you about the types of angles like the acute angle, obtuse angle, right angle. Okay, and after that we had discussed about the supplementary and complementary angles. Okay, and the following the given information that is mentioned. Okay, so you need to revise and mention the answers in the comment section below. So thanks for watching EduPeace Academy.